अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन हर लम्हा पुरजोश। नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं कि एक धमाकेदार इफ्तिताई तकरीब हुई, उसके बाद एक उससे भी ज़बरदस्त मैच हुआ। उस मैच के बाद बस यही कहेंगे कि लाहौर कलंदर ने जितनी कोशिश की, जितने प्लेयर्स को भरा और जितनी अच्छी टीम तैयार की, अनफॉर्चुनेटली वो फिर अपना अकाउंट खोलने में नाकाम रहे। लेकिन बैलेंस उनकी टीम का कल के इस मैच में भी अच्छा नज़र आया। उम्मीद करते हैं कि उनकी क्रिकेट भी अच्छी होगी। और फॉर्चुनेटली फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड पहली कामयाबी रजिस्टर कर ली है। 5 विकेटों से उन्होंने यहाँ कामयाबी हासिल की, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली कराची किंग का आज मुकाबला है मुल्तान सुल्तान से। टुडे इट्स अ डबल हेडर, कराची किंग और मुल्तान सुल्तान का मुकाबला है। और दूसरी जो राइवलरी एक बड़ी और मज़ेदार किस्म की है वो है पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की, और उनका भी आज मैच है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आर एक्सपर्ट जनाब बासित अली और तनवीर अहमद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बासित साहब, सबसे पहले टॉस जीता है कराची किंग ने। इमाद वसीम ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया है। ठीक ठाक गर्मी भी कहना चाहिए, क्योंकि 26 है, अच्छा मौसम है, 26 डिग्री है। तो ये आपको लग रहा है सही फैसला है? बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि जब 40 ओवर का मैच हो जाएगा ना, 40 का तो हो चुका है, और जब ये 60 के बाद इस पिच पे खेलेंगे मुल्तान वाले, तो मेरा ख्याल है बॉल थोड़ा सा स्पिन होगा। तो कराची का टॉस जीतना अच्छा है और उन्होंने अच्छा फैसला किया है। और उनकी जो प्लस पॉइंट है कराची किंग्स का वो ये है उनकी बॉलिंग, क्योंकि अभी मनरो आया नहीं है, जो उनके टॉप बैट्समैन है जी। वो नहीं आए। तो मेरे ख्याल है जितना भी टारगेट देते हैं तो हमारी बॉलिंग ऐसी है वो डिफेंड कर सकती है। बॉलिंग ऐसी डिफेंड कर सकती है। कैसा देख रहे हैं टॉस जीत के बैटिंग का फैसला? क्योंकि शोएब मलिक का भी यही कहना था कि अगर टॉस जीतते तो हम भी बैटिंग ही करते। देखें, फैसला तो बहुत अच्छा है कराची की टीम का। उसकी मेन रीज़न एक ही हो सकती है, जिस तरह बासित भाई ने जिक्र किया है। सेम पिच पे मैच हो रहा है तो उसमें यही होता है। फिर जब आप दूसरे मैच होता है तो फिर आप जब चौथी बैटिंग करते हैं तो उसमें आपको मुश्किल हो सकती है। जिस तरह आप कराची फील्डिंग करेगी तो उनको फ़ायदा होगा। तो मैं ये समझता बैटिंग करेगी। नहीं, कराची तो सेकंड तो फील्डिंग करेगी ना, फर्स्ट तो बैटिंग कर रही है ना। तो उसमें यह है कि उसामा मीर भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। पिछले लास्ट पीएसएल में भी इमाद खुद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं पीएसएल में भी। उसके बाद फास्ट बॉलर्स भी अच्छे हैं कराची के। तो ये एडवांटेज हो सकता है। अगर ये एडवांटेज लेना है तो उसकी फिर कोशिश ये होगी कि आप जब बैटिंग कर रहे हैं तो आपको एक टोटल बड़ा अच्छा देना चाहिए। अब ये नहीं है कि टोटल अगर बहुत कम हो गया फिर आप उसको डिफेंड करने जाओ, मुश्किल होता है। लेकिन टॉस मैं समझता हूँ कि कराची की टीम का बहुत अच्छा है। बहुत ज़बरदस्त टॉस जीता है कराची ने और शुरुआत अच्छी हुई है। होपफुली मैच भी बड़ा ज़बरदस्त होगा। कराची और मुल्तान के मैच के हवाले से ये रिपोर्ट तैयार की, आइए आपको सबसे पहले वो दिखाते हैं। जी हाँ, जीतेगा वही जो जी जान से लड़ेगा। हमने पूरे स्क्वाड की बात की, उसमें मनरो का नाम भी था। इस वक्त मनरो अवेलेबल नहीं है। मनरो 23 तारीख को टीम को ज्वाइन करेंगे। एक तो उनकी टीम बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेल रही है, उसमें वो उनका नाम अभी नहीं है। वो सुपर स्मैश में ऑकलैंड के कप्तान है और वहाँ उनकी टीम आज हार गई है, तो वो वहाँ से भी अभी फ्री हो गए। लेकिन उनकी खुद की अपनी परफॉर्मेंस बड़ी ज़बरदस्त गई है। आज के मैच में भी ही स्कोर्ड 33, 34 ऑन 18 बॉल्स। तो मनरो भी एक गेम चेंजर है। पर टॉकिंग अबाउट टुडेज गेम, आपने जो आज के हमारे फॉरेन प्लेयर्स हैं उनको देख के क्या लग रहा है आपको? उसमें इंग्रम ही एक ऐसा प्लेयर है जो मैच चेंजर है। बाकी तो एक मेरे ख्याल है बॉलर को खिलाया है। अब टीम अभी सामने आई नहीं है क्या खेल है, लेकिन इंग्रम बहुत वाइटल प्लेयर होगा। रवि बोपारा, इंग्रम, रवि बोपारा लेटर मतलब नीचे नंबर 6 पे आता है, 5-6 पे आता है, तो वहाँ पे आया। वो उस तरह की हिटिंग नहीं कर पाता। मुझे उसकी बॉलिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि जो स्लो बॉल कराता है। अब वसीम अकरम साथ हैं टीम के, तो मेरा ख्याल है उन्होंने ये चीज़ करी होगी कि उससे बॉल करवाएं, और वो सूटेबल बॉलर है। जिस तरह कल आपने देखा लाहौर का अपना इस्लामाबाद वाला डेलपोर्ट, ये बांग्लादेश से बॉलर बन गया है। मतलब उसकी स्लो कटर्स जो थी वो बड़ी ज़बरदस्त तो ये स्लोर वन आजकल ज़्यादा तन्नो फास्ट बॉलर है, ये ज़्यादा अच्छा बताएगा। ये स्लोर वन बहुत वाइटल रोल अदा कर रही है T20 क्रिकेट में। बिल्कुल, T20 में स्लोअर वन का वाइटल रोल है, ये सच है। क्योंकि क्या पेस नहीं मिलता तो मारना मुश्किल होता है। देखिए, जो भी फास्ट बॉलर है उसमें उनमें आपको बहुत ज़्यादा स्किल्स नज़र आएंगी।
वैरायटीज़ बहुत ज़्यादा नज़र आएगी। देखिए जब से T20 क्रिकेट शुरू हुई है, आपके पास एक तो आपका जो मेन वेपन होता है, जो आपने तेज़ बॉल करना है, उसके बाद बॉलर्स में आपने देखा होगा कि स्लो बाउंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्लो वन जो आगे पिच करते हैं वो भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यॉर्कर स्पेशली लास्ट ओवर्स में बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये इन चीज़ों से आपकी बचत बहुत ज़्यादा है। उसके बाद जो मीडियम पेसर्स होते हैं, जिसमें जिस तरह आप डेलपोर्ट को देख लें या बुपारा को आप देख लें, ये इस टाइप के जो बॉलर्स होते हैं, इन पिचेस पे इनको मारना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये स्लो बॉलर है, इनको निकल के भी हम मार देंगे, ऑफ स्टंप पे आगे लेग स्टंप पे भी हम मार देंगे, वो बंदा के माइंड में होता है आराम से मार देंगे। लेकिन वैसे ही उनका पेस कम है, उसके बाद वो जब स्लो वन भी करते हैं तो बॉल और ज़्यादा रुक के आता है, तो उसमें उनको हिट करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो रवि बुपारा बहुत अच्छा यूज़फुल हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आपने जैसा बैटिंग की बात की है, बैटिंग में मैं समझता हूँ कि रवि बुपारा उस तरीके से अभी तक परफॉर्म नहीं किया जिस तरह उसका एक स्टैंडर्ड था क्रिकेट के अंदर। लेट्स सी, अब देखते हैं। वसीम भाई आए हैं, उससे वसीम भाई से बॉलिंग तो में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन उनकी जो क्रिकेट है, वो उनका जो एक्सपीरियंस है, किस तरीके से दिल बड़ा करना है प्लेयर्स का, मैच कैसे खेलना है, किस सिचुएशन में कैसी क्रिकेट खेलनी है, उस चीज से भी वसीम भाई से लड़कों को बहुत ज्यादा सीखने को फायदा मिलेगा। होगा। बिल्कुल सही है। सिकंदर रजा पे क्या कहते हैं, यूजफुल इन दीज कंडीशंस? डिपेंड करता है अपोनेंट्स कौन है। देखें, क्वालिटी क्रिकेट में इतना सूटेबल नहीं है वो। जब अपोजिशन आपका अच्छा होगा, जस्ट लाइक इरफान हुआ या जुनैद खान हुआ या रसल हुआ, मेरा ख्याल है शायद रसल आज नहीं खेल रहा होगा, क्योंकि रसल और इरफान की जो बॉलिंग है वो बेसिकली शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल करते हैं, यॉर्कर्स या शॉर्ट ऑफ लेंथ। तो मेरा ख्याल है जो हमारे मतलब वहाँ पे कराची किंग्स के जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने ये ज़रूर वीडियोस दिखाई होंगी। तो कट पुल के लिए शुरू से तैयार रहना चाहिए इरफान पे भी, और अगर रसल भी खेलता है। जुनैद डिफरेंट बॉलर है, जुनैद आगे पिच करने वाला बॉलर है। जुनैद को आप सामने हिट मार सकते हैं बनिस्बत इरफान और रसल को। अगर आप सामने हिट मारने जाएंगे तो बॉल खड़ी हो जाएगी। ये मतलब ये वो चीज़ है जो मतलब बैटिंग कोच जो उन्हें बताता है ना, वो इन बासित में जिस तरह बात की वो बिल्कुल सही की। देखिए इन रसल की और इरफान की इनकी क्वालिटी ये है कि ये पहली बॉल से ही अटैक करते हैं बॉलर के ऊपर। इनकी जो लेंथ है वो समझे अटैक करने वाली है, पीछे पीछे की तरफ रखते हैं। उसमें ये आपको रन्स लग जाएंगे या आप बहुत जल्दी विकेट्स ले लेंगे। ये इनकी जो बॉलिंग है वो इस टाइप की है। लेकिन जो जुनैद खान है, उसको वो लास्ट ओवर्स में वो बड़ा यूज़फुल रहता है, क्योंकि ओवर द विकेट आके वो राउंड द विकेट सॉरी आके वो जिस तरह यॉर्कर्स मारता है, वो उसमें बड़ा कामयाब होता है और उसकी फॉर्म भी बड़ी अच्छी है। एक तरफ एक दूसरी चीज़ जो मैं बोलना चाहता हूँ कि मुल्तान की टीम टॉस तो हार गई, लेकिन अगर देखा जाए तो शोएब मलिक ये लाइक करते हैं रन्स को चेस करना, क्योंकि उनको वैसे ही पसंद है कि मैं रन्स चेस करूं। तो अगर आप टोटल अच्छा करते हैं तो फाइट अच्छी होगी, अगर टोटल कम हुआ। देन वी हैव टू टॉक अबाउट मुल्तान्स बैटिंग। मुझे मुल्तान की बैटिंग में इतना दम नजर नहीं आ रहा, इतनी डेप्थ नजर नहीं आ रही। लेट्स वी विल टॉक अबाउट दैट। लेकिन इस वक्त हमारे साथ आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद साहब दुबई में हैं मौजूद। शाहिद साहब से बात करते हैं। शाहिद साहब, आज कराची किंग का पहला मुकाबला बहुत ही शानदार और बहुत ही ज़बरदस्त मैच है मुल्तान सुल्तान और कराची किंग के दरमियान, कैसा देखते हैं? अच्छा, मुझे अभी पता चला है कि कोई टेक्निकल मसला है जिसकी वजह से शाहिद साहब से रब्ता नहीं हो पा रहा, इस पर हम दोबारा आएंगे। तो कमिंग बैक टू मुल्तान सुल्तान की बैटिंग में मुल्तान सुल्तान की डेप्थ क्या है? अगर आप मलिक, ठीक है, बीच में आके फिनिश भी कर सकता है, मलिक की एक्सपीरियंस भी बहुत है। रसल एक ऐसा गेम चेंजर है, राइट नाउ नॉट इन वेरी गुड फॉर्म, अगर वो फॉर्म में आ जाते हैं ठीक है। शाहिद अफरीदी, क्या उनसे इस वक्त एक्सपेक्ट किया जा सकता है हर गेम में? इस तरह का कोई डिपेंडेबल बैट्समैन नजर नहीं आ रहा। मेरा ख्याल है मलिक की एक ऐसा बैट्समैन है जो डिपेंडेबल है और वो लेके चल सकता है। शायद आएगा एक ओवर में 2-3 छक्के मार के, या 2 ओवर 3 ओवर, इससे ज़्यादा वो टाइम नहीं लेगा और उसकी बॉलिंग ज़्यादा यूज़फुल होगी बनिस्बत बैटिंग के। लेकिन जो मैं एक पॉइंट पे बात करना चाह रहा था कि मुल्तान की तो दूसरी बारी है। आज के मैच में सबसे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा टीम मैनेजमेंट को भी, चाहे वो मिकी हो चाहे वसीम अकरम हो, कि बाबर आजम एटलीस्ट 15 से 16 ओवर खेले पे रहे। ठीक है, आज उसका रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मिनरो नहीं आया अभी। तो उसको ये अपनी जिम्मेदारी जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे लेके एक मैच विनिंग इनिंग्स खेले, आखिर तक खेले, कोई बात नहीं। क्योंकि अगर अर्ली ऑन बाबर आजम आउट हो जाता है तो कराची किंग्स को बहुत बड़ा झटका पहुंचेगा।
सही, बीइंग बिल्कुल नंबर 1 प्लेयर T20 या और जिस तरह से उन्होंने अपने गेम को चेंज किया है, जो करा। कल आप बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका टूर के बाद, तो वो एक अलग ही प्लेयर बन इस गया है। मैच में वो बैटिंग करने की अर्ली ऑन जरूरत नहीं चाहिए उसको, ये सही। भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि उसको अपनी विकेट सेफ रखनी है। ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। डिस्कशन को आगे नहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। जी हाँ, ग्लैड टू हैव यू बैक वंस अगेन इन आवर स्पेशल ट्रांसमिशन हर लम्हा पुरजोश। और आज तो बहुत ही ज़बरदस्त मुकाबला है कराची किंग और मुल्तान सुल्तान के दरमियान, और उसके बाद दूसरा मैच भी बड़ा मज़ेदार है, पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स का। इस पर बात करने के लिए आज स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं दुबई से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद साहब, सबसे पहले ये बताइएगा आज के इस धमाकेदार मुकाबले को कैसा देख रहे हैं? बिल्कुल तगड़ा मुकाबला होगा। दोनों टीमें तगड़ी हैं। कराची किंग्स को अभी कॉलिन मनरो ने ज्वाइन नहीं किया, बड़े खब्बे ज़बरदस्त डैशिंग ओपनर हैं, वो 22 तारीख को आएंगे। तो मुझे आज लग रहा है कि अवैस जिया और बाबर आजम जो है वो इनिंग्स का आगाज़ करेंगे। 3 हमारे पास बड़े अच्छे फास्ट बॉलर्स हैं, मोहम्मद आमिर, उस्मान शिनवारी और सुहेल खान। इन तीनों में से 2 कम अज़ कम खेलेंगे, इसलिए कि रवि बोपारा भी ऑलराउंडर है। स्पिनर्स के बीच में मुझे लग रहा है टाई होगी, इब्रार या उमर खान। वैसे इमाद वसीम हमारे कप्तान हैं, वो स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन अगर इन दोनों में से किसी को खिलाने का फैसला हुआ तो मुझे लग रहा है कुरैश फाल अबरार के नाम पे निकलेगा, इसलिए कि मिस्ट्री स्पिनर है। उन्होंने बड़ी शानदार वार्म अप मैच में बॉलिंग कराई थी, और एक बॉल जो उनकी खुसूसी याद रखी जाएगी जिस पे शोएब मकसूद को उन्होंने बिल्कुल धोखा दे के आउट किया था, तो शायद इब्रार खेल जाएं। और मुल्तान सुल्तान की टीम भी तगड़ी है। जो पिछले सीजन में जो 2 मैच हुए थे उसमें पहला मैच तो बारिश की नज़र हो गया था शारजा में, और दूसरा मैच जो हुआ था वो कराची किंग्स ने 63 रन से जीता था। लेकिन उस मैच के दोनों परफॉर्मर, जो डैनली जिन्होंने 78 रन बनाए थे और शाहिद आफरीदी जिन्होंने 3 विकेटें ली थी, वो दोनों अब हमारे पास नहीं है। लेकिन फिर भी कराची की टीम टीम तो अब सामने आ गई है और उमर खान खेल रहे हैं, वो हमको पता चल गया है। लेकिन बासित भाई ये पूछ रहे थे कि ड्यू का कितना अमल दखल रहेगा इस वाले मैच में। तो ज़ाहिर है दिन वाले मैच में इतना फ़र्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फ़र्क रात में पड़ता है। मुझे बताइए ड्यू का क्या रोल है? जी बासित भाई, तगड़े चल रहे हैं आप, खुश हैं आप, आपकी खुशी हम सबको अजीज है। तो आपका हमेशा यही सवाल होता है कि ड्यू, कल इतनी ड्यू नहीं थी। यूजुअली विंटर में ड्यू होती है, लेकिन कल हमें इतनी ड्यू नज़र नहीं आई और बॉलिंग भी इतनी इफेक्ट नहीं हुई उस ड्यू की वजह से। स्पिनर थे लाहौर कलंदर के पास, जब वो सेकंड बॉलिंग कर रहे थे यासिर शाह, उन्होंने इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की। शाहीन शाह अफरीदी ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, लेकिन ड्यू फैक्टर अभी तक इतना नज़र नहीं आया। हालांकि अच्छी खासी सर्दी है, हवा भी रात में तेज़ चल रही होती है, ठंड, तो ड्यू अभी तक नज़र नहीं आई। आज के मैच में दूसरा मैच जो होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का, उसमें देखते हैं कि क्या होता है। एक दिन होती है ज़्यादा, एक दिन बिल्कुल भी नहीं होती, फिर थोड़ी सी कम होती है, तो ड्यू भी है यहाँ पे PSL। अच्छा ठीक है। अच्छा फाइनली अभी आपने ये बात की लाहौर कलंदर के हवाले से, तो वो उनका फिर कल जो है चलते चलते काम ख़राब हो गया। फवाद राना के क्या हाल है अब? वो बीच में उनकी कैमरा उन पे गया था तो बड़े एक्साइटेड नज़र आ रहे थे, लेकिन फिर मैच हार गई उनकी टीम। जी हाँ नजीब, यही बात कर रहे थे सब लोग राना फवाद की, कि वो बीच बीच में खुश नज़र आए फिर एकदम से मायूस हो गए। तो लाहौर कलंदर ने स्कोर इतना बड़ा नहीं किया था। पहले 10 ओवर में उन्होंने 94 रन्स बनाए थे, उसके बाद अगले 10 ओवर में उन्होंने 6 और 71 77 रन्स बनाए, जो कि कम थे, और उनकी आखिरी ओवर्स में विकटें भी 6 गिर गई। तो 172 रन्स इतना बड़ा टारगेट नहीं था, गो के जल्दी आउट कर लिए थे, 4 विकटें बड़ी जल्दी ले ली थी। फिर एक अच्छी पार्टनरशिप हुसैन तलत के साथ हुई डेलपोर्ट की, फिर उसके बाद मोहम्मद आसिफ और फ़हीम अशरफ की एक बड़ी अच्छी अनब्रोकन पार्टनरशिप हुई, और आसिफ अली ने बड़ा अच्छी बैटिंग की। उन्होंने 19 गेंदों पे 36 रन नॉट आउट बनाए, और राहत अली जिन्होंने 4 विकेटें शुरू में ली थी, वो हीरो बने हुए थे, एकदम से विलन बन गए जब उन्हें 2। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे दुबई से, और जो बात वो कर रहे थे ड्यू के हवाले से, कभी पड़ती है कभी नहीं पड़ती, और साथ साथ उन्होंने जो कल के मैच की बात की, तो जल्दी से उसकी भी बात कर लें थोड़ी सी। क्या हुआ? रन कम बने थे, क्या प्रॉब्लम हुई थी? मेरा ख्याल है हफीज का बैड डिसीजन था, अपने लेट आप को आना, नीचे लाना, उसको नंबर 4 पे आना चाहिए Exactly. था। और मेरा ख्याल है, और फिर ग्राउंड में जिस तरह जब आप देखें कि टीम जा रही थी अंदर, और डिविलियर्स जिस तरह लड़कों से बात कर रहा था, वो मुझे समझ में नहीं आया। बीइंग अ कैप्टन, आप कैप्टन बात करता है, और जब डिविलियर्स ने फील्डिंग करी तो वो बिल्कुल बाउंड्री पे नज़र आ रहा था। तो ये वो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए था वो मुझे नज़र नहीं आया।
और जैसे शाहिद भाई ने कहा, मेरे ख्याल है मैं और तनवीर यहाँ बैठे हुए थे, 200 प्लस रन बनने चाहिए थे। ये थे और मेरा ख्याल है कि बैड बैट्समैनशिप करी है बाद में, ठीक है। और उसका मेरा ख्याल है कसूर जो है वो जो हफीज ने अपना नंबर छोड़ा है, ठीक है, उसकी वजह से। हम वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज के लिए जाना है, एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, और फिर उसके बाद हम वापस आते हैं, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। Glad to have you back once again in our special transmission for PSL। और ब्रेक से जब हम वापस आ रहे थे और जब टाइटल चल रहा था तो शिकायत कर रहे हैं मुझसे तनवीर कि क्यों मुझसे पूछा नहीं आपने लाहौर कलंदर की शिकस्त का। तीसरा ओवर है बाय द वे, और 22 रन बना चुका है कराची किंग। जी देखिए, राना फवाद साहब को एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आपकी बहुत ज़्यादा बैड लगा, लगता है क्रिकेट आपको रास नहीं आ रही, तो फुटबॉल की तरफ चले जाइए, किसी और स्पोर्ट्स की तरफ चले जाए, शायद वहाँ पे रास आ जाए। तो ये मेरा कहने का मकसद ये था। तो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है कि वो हारने के बाद भी टीम को और अच्छा बना रहे हैं। मेरा कहने का मकसद ये था कि उन बेचारे की इतनी ज़्यादा बैड लग है। कल का मैच मैं ये समझ रहा था 100% लाहौर की टीम जीत जाएगा। एक तो बैटिंग जिस तरह हो रही थी, फिर उनको खुश दिखाया, उसके बाद फिर आउट होना शुरू हुआ। एक तो बैटिंग हो रही थी जिस तरह की 200 रन, मैं और बासित भाई यही कह रहे थे 200 रन होने चाहिए। उसके बाद जो ब्लंडर किया हफीज ने, बहुत बड़ा ब्लंडर किया है। T20 के अंदर आप हमेशा परफॉर्म करते हैं, मुझे समझ और आप 7वें नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं। इसको भेजने की जगह नहीं थी, वहां उसकी जगह नहीं थी, ब्रैथवेट की जगह नहीं थी, मतलब उनको आने की जरूरत ही नहीं थी। हफीज को 4थे नंबर पे आते डिविलियर के बाद, आप 7वें नंबर पे आके बैटिंग कर रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आई क्या मतलब। अच्छा, उसके बाद एक और चीज जो शायद मैं गलत हूँ, वैसे T20 में जब लेफ्ट हैंडेड बैटिंग करता है तो हफीज आके ओवर करता है नए बॉल से, उस पे आके उसने बॉलिंग नहीं की। मतलब कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आई। उसको करनी चाहिए थी आगे बॉलिंग, कि लेफ्ट हैंडेड जो नया लड़का खेल रहा था इस्लामाबाद की तरफ से, वो जैसा भी था, अगर आप शुरू में आके उसके विकेट लेते तो प्रेशर आ जाता है बैटिंग साइड के ऊपर। तो वहां पे भी हफीज ने आके बॉलिंग नहीं की। मुझे समझ नहीं आई कि क्या किस तरीके से कप्तानी की गई है। रन पड़ रहे थे शुरू में, उसके बाद फिर यासिर शाह के ओवर के बाद चेंज हुआ, फिर मतलब मुझे बॉलर सही से यूज नहीं किए। हो सकता है पहला मैच हो, थोड़ा सा आपको देना पड़ेगा। जैसे आज कराची का पहला मैच है, लाहौर का पहला मैच था, हफीज को टाइम लगे शायद कि, लेकिन वो एक्सपीरियंस्ड है। अगर समी ये चीज करता तो हम उसको एक मैच का वो देते। सही कह रहे हैं। लेकिन प्रोफेसर ने तो क्रिकेट खेली हुई है, समझता भी है। उसके बाद ये नहीं होना चाहिए था मेरा ख्याल है, या फिर बाहर जो मैनेजमेंट का जो कम्युनिकेशन गैप मुझे लग रहा है शायद। अभी आपको लगता है कि कल का मैच देखने के बाद कि लाहौर अपनी गलतियों से कमबैक करेगी? हाँ, कमबैक क्योंकि तो टीम मुझे अच्छी लग रही है, टीम बुरी नहीं है। टीम अच्छी है, इस साल बेहतर है। मैकलम की जगह जो इन्होंने डिविलियर्स को लिया, डिविलियर्स मैच चेंजर है। और हफीज की कप्तानी जो कि कल उन्होंने अच्छी नहीं की, लेकिन जैसे आपने कहा सीजन थोड़ा कप्तान है, बहुत थोड़ा पता है बॉलिंग का भी, जो बॉलिंग चेंजिंग करी ना, मेरा ख्याल है कि जब हुसैन तलत बैटिंग कर रहा था तो मेरा ख्याल है वो मैच चेंजर नहीं था जितना आसिफ या फ़हीम था। तो वहाँ पे अगर जैसे ही 3 इन्होंने 4 आउट कर लिए थे, तो अपने जो लूज ओवर्स होते वो फौरन करा देने चाहिए थे। और राहत उन्होंने वहाँ पे सेट करा दिया, राहत ने बड़ी कमाल की बॉलिंग वहाँ पे सेट करा दिया हुसैन को, और उसके बाद दूसरों ने फायदा लिया। इसमें देखें, इसमें देखने की एक चीज़ है, स्पेशली मैं लाहौर के मैचेस की बात कर रहा हूँ। बहुत से मैचेस मैंने ये देखे कि लाहौर की टीम मैच जीत रही होती है, उसके बाद एकदम से मैच हार जाती है। क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या वजह क्या हो रही है? यूटिलाइज नहीं कर रहे सही तरीके से बॉलिंग को या बैटिंग को। अभी तो पहला मैच है, नहीं पहला मैच नहीं है, नहीं इस सीजन का पहला मैच है। देखो बासिफ भाई ने जो बात की है, मैं उसको सेकंड इस वजह से करूंगा। देखिए, समी अगर गलती करता तो समझ आती। हफीज इस लेवल से ज्यादा बड़ी क्रिकेट खेल चुका है और कप्तानी भी कर चुका है। अगर हफीज ये गलतियां करेगा तो भाई फिर क्या फायदा आपकी कप्तानी का? कोई फायदा नहीं। कमिंग बैक टू कराची किंग एंड मुल्तान, और कराची किंग और मुल्तान के कुछ ऐसे प्लेयर्स देखते हैं जो कि गेम चेंजर हैं। और ऑब्वियसली जब हम गेम चेंजर की बात करते हैं तो जिसने अपना गेम कंप्लीटली चेंज कर दिया है, सबसे पहले उसकी बात करेंगे बाबर आजम की। बाबर आजम की जिस तरह की परफॉर्मेंस जा रही है, कैसा देखते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है बाबर का यहाँ परफॉर्म करना, और उसके बाद फिर पाकिस्तान के लिए भी बाबर का रोल जो है वो कैसा देख रहे हैं? आई थिंक क्रेडिट गोज टू मिकी आर्थर। मिकी आर्थर 100% हमेशा से ट्रस्ट किया है बाबर में। ओह यस, और उसने टेस्ट मैचेस के बाद जो बयान दिया था कि इस वक्त बाबर मतलब
टर्बो मतलब घेर बदल लिया उसने। सही बात है। और मेरा ख्याल है बाबर ने वनडे और T20 में जिस तरह खेला उसने बता दिया है। और ओवरऑल अगर T20 खाली मैचेस की बात की जाए तो 29 मैचेस में इन्होंने 1000 से ऊपर रन किए हुए हैं और 97 इनका बेस्ट है और 127 का स्ट्राइक रेट है, जो कि आगे और भी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है मुझे। देखिए अब बेहतर हुआ है, पहले 110 115 का था, लेकिन जो अभी T20 में जो उसने इनिंग्स खेली है उससे उसको कॉन्फिडेंस भी मिला प्लस साउथ अफ्रीका में खेला, एशिया में नहीं खेला। या एशिया में खेलता तो बात बोलते हैं एशियन पिचेज हैं ऐसी जिस तरह ये लोग विराट कोहली वगैरह खेल लेते हैं या रोहित शर्मा। अब वो अपने बिल्कुल जो एक होता है ना कि बिल्कुल मैच चेंजर बन रहा है, अब उसको मैच जितवाना है। सिर्फ एक चीज की कमी रह गई है बाबर आजम में कि सिंगल हैंडेड जिस दिन वो मैच जितवाएगा ना तो मेरा ख्याल है वो फिर पूरी दुनिया पे हुक्मरानी करेगा। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही कहा है। गेम चेंजर वो है, उसको साथ में मैच विनर भी बनना है और जिस दिन वो बन जाएगा तो ऑब्वियसली फिर वो जो कंपैरिजन होता है विराट कोहली एंड ऑल दैट, वो मैच विनिंग से आता है। देखिए जो बड़ा प्लेयर होता है उसके अंदर दो तीन चीज़ें होनी चाहिए जिसकी वजह से वो बड़ा प्लेयर बनता है। पहली चीज़ ये जब वो टीम के अंदर आता है उसको सपोर्ट एक बहुत तगड़ी किस्म की होनी चाहिए। सपोर्ट किसकी? कप्तान की या कोच की, कि वाकई इस लड़के में टैलेंट है और उस लड़के को पता है कि मुझे सपोर्ट हो रही है। उसके बाद वो कैसा अपना गेम बनाता है, कितना अपने गेम पे काम करता है, जब वो अपने आप को डेवलप करता है अच्छे तरीके से, शॉट्स वगैरह हर चीज़ पे काम करता है, उसके बाद जब वो एक जगह बना लेता है अपनी टीम के अंदर, फिर तीसरी चीज़ ही होती है उसको अब ये पता है कि मेरी टीम में जगह बन गई है और मैं मेन प्लेयर हूँ। अब मैंने मैच जितवाना किस तरह है, मैंने रन्स किस तरह करने हैं। आपके साथ मैंने बैठ के काफ़ी दफ़ा एक चीज़ बोली थी कि बड़ा प्लेयर कैसे बनता है। अब बाबर आजम सेटल हो चुका है टीम के अंदर, अब वो बड़ा प्लेयर एक ही सूरत में बनेगा। अब वो समझेगा किस सिचुएशन में कैसे रन करने, किस सिचुएशन में टाइम लेना है, किस सिचुएशन में मैच जितवाना है, अकेले कैसे लेके चलना है, दूसरे को किस तरह खिलाना है। ये अब बाबर आजम सारी चीजें करने लग जाएगा तो बाबर आजम एक बड़ा प्लेयर बनने लग जाएगा। अच्छा, हम अब जी आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? जो तन्नो बात कर रहे हैं ना, जो इसने लंबी कर दी, सिर्फ एक छोटी सी बात मैं डिफाइन कर दूंगा। अब बाबर आजम को एक बॉल जहाँ जो होती है ना उसको 4 जगह खेलना पड़ेगा तो वो मैच चेंजर और मैच विनर बन जाएगा। वेरी ट्रू, बिल्कुल सही। उसका स्पिनर का एक एग्जाम्पल देता हूँ। जो बड़ा प्लेयर होता है स्पिनर को, उसकी मिसाल मैं आपको सचिन तेंदुलकर के हिसाब से देता हूँ। मैंने सचिन तेंदुलकर को एक दफ़ा मैंने इंग्लैंड में प्रैक्टिस करते हुए देखा था, मैं बड़ा हैरान हुआ था। लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर सब लगे हुए थे। उन्हीं को उसने बोला कि आपने सिर्फ सेंटर में बॉल करनी है। ये बड़े प्लेयर की निशानी बता रहा हूँ। वो खड़े खड़े सामने भी मार रहा था, एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा था, मिड विकेट भी मार रहा था, स्विप भी मार रहा था। फिर उन्हीं बॉलर्स को डाउन द विकेट निकल के सीधे भी मार रहा है, डाउन द विकेट निकल के एक्स्ट्रा कवर भी मार रहा है, डाउन द विकेट निकल के मिड विकेट भी मार रहा है और वहीं से रूम दे के कट वगैरह भी खेल रहा है। और उसने स्पिनर्स पे 1 से 1.5 घंटा प्रैक्टिस की थी। ये होता है एक बड़े प्लेयर की एक प्रैक्टिस। बैटिंग पर ही बात हो रही है तो इनग्राम की भी बात कर लें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्लेयर है किंग के लिए। कॉलिन इनग्राम को कैसा देखते हैं आप? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है साउथ अफ्रीका का एक बड़ा नुकसान है जो कोर्ट पार्क डील के थ्रू ये लोग अब काउंटी खेलते हैं और एज लोकल प्लेयर्स वहाँ से खेल रहे हैं, अब साउथ अफ्रीका के लिए नहीं खेलते। मेरे ख्याल डेब्यू में इसने 100 करा है जी, हमारे बड़ी अगेंस्ट 100 करा है। बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेस है इसकी। ओवरऑल अगर आप 9 मैचेस में देखें तो 129 इनका स्ट्राइक रेट है, 210 रन है। कैसा देख रहे हैं? मैं ये जो रिकॉर्ड होते हैं इस पे इसमें मैं नहीं बिलीव नहीं जाना करता चाहिए, हूँ क्योंकि जिस तरह पहले पिछले साल बाबर खेल रहा था इतना अच्छा नहीं खेल रहा था, लेकिन वर्ल्ड नंबर 1 बना हुआ था। लेकिन जो अब वो खेल रहा है इंग्रम पिछले साल से वैसा खेल रहा है। मैं डिफाइन करना चाह रहा हूँ कि इंग्रम मैच विनर है शुरू से, क्योंकि इसकी लिफ्टिंग पावर भी अच्छी है। मतलब आसान लफ्जों में बोला, एक बॉल को 4 जगह खेल लेता है, चाहे वो कवर मारता है, चाहे वो मिड विकेट मारता है, चाहे सीधा मारता है, चाहे स्वीप मारता है। वो चीज़ इसमें है। और कराची किंग्स के लिए बेहतर है कि जब तक बाबर आजम खेल रहा है और अल्लाह ना करे कोई 2-3 आउट होते हैं पावर प्ले में, इंग्रम को पावर प्ले में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि ये नीचे लेटर ऑन जो 10 ओवर के बाद जो हिटिंग होती ना उसके लिए सबसे बेहतरीन प्लेयर इस टाइम पे इंग्रम है कराची किंग्स के बाद। कैसे देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल सही बात है। उसकी वजह ये है क्योंकि 6 ओवर के बाद जिस तरीके से इंग्रम क्रिकेट खेलता है, और 6 ओवर के बाद आप जो बॉलर्स होते हैं वो ज़्यादातर स्पिनर्स होते हैं, वो मेन बॉलर्स होते नहीं हैं, वो मीडियम पेसर्स होते हैं, तो उनके ऊपर जो इंग्रम जो चार्ज कर सकते हैं वो बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि
अगर उनके ऊपर उनकी फॉर्म अच्छी होती है, फिर लास्ट ओवर में कोई भी बॉलर आ जाए, वो जिस तरीके से सीधा या मिड विकेटों की तरफ बहुत अच्छे तरीके से खेलते, उसकी सबसे अच्छी क्वालिटी जो मुझे लगती है, आप दुनिया के जितने भी बैट्समैन देखिएगा, वो जब हिट्स करने जाते हैं तो पूरी विकेटें उनकी कवर होती हैं। उसके बाद फिर आपको एक बड़ा अच्छा एक आइडिया मिल जाता है कि बॉल किस तरफ आ रहा है, किस तरफ नहीं। तो उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, विकेट्स पूरी कवर करके, और उसका जो मेन वो जो शॉट है मिड विकेट की तरफ, उसको बड़े अच्छे तरीके से वो खेलता है। उसकी वजह ये है क्योंकि बासित भाई इसको बड़ा अच्छे तरीके से वो बता सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जो विकेट्स जब वो कवर करता है, तो ज़रा सी ऑफ स्टंप के बाहर भी बॉल होती है तो उसको मिड विकेट की तरफ बड़े अच्छे तरीके से वो उसको कवर कर जाता है। तो वो इसका एक मेन शॉट है ये हमें 90s में इमरान भाई ने एक दफ़ा लाहौर में लेक्चर दे रहे थे, बताया था कि सिर्फ 3 जगह कोशिश किया करो हिट मारने की, और वो बॉल कहीं पे भी हो। अगर बीच में है तो सीधा मारो, पाँव पे तो मिड विकेट मारो, और ऑफ स्टंप पे तो एक्स्ट्रा कवर मारो। वो चीज़ हम लोगों को उस टाइम पे जब हमें सिखाई गई थी, ये इंग्लैंड वो चीज़ करता है। और एक चीज़ और भी, लेफ्ट हैंडर हमेशा अच्छा लगता है क्योंकि कम होते हैं ना लेफ्ट हैंडर। राइट हैंडर यही शॉट मारे सपोज तो इतना खूबसूरत नहीं लगता जितना मोहम्मद आसिफ खेला और इंग्रम खेला हो या मिलर खेला हो, तो आप मिलर और इंग्रम के साथ अच्छा, जाएंगे। 5 ओवर का खेल मुकम्मल हो गया, 45 रन है, कोई आउट नहीं है, तो गुड स्टार्ट फॉर कराची किंग। बहुत अच्छा स्टार्ट है, बहुत अच्छा स्टार्ट है। अगर 10 ओवर तक बाबर आजम आउट नहीं होता तो मेरे ख्याल 175 प्लस होना चाहिए। बिल्कुल सही। अब जल्दी से हम बढ़ते हैं आज के दूसरे मैच की तरफ, और दूसरा मैच है कोएडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। उस हवाले से एक रिपोर्ट तैयार की है, लेट्स हैव अ लुक। जी हाँ, बड़ा शानदार मैच है दूसरा भी। कैसा देखते हैं कोयटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी का ये इनकाउंटर? ऑन पेपर तो कोयटा बड़ी टीम है, बड़ी टीम है, नाम मुझे तो बड़े वन ऑफ हैं। द फेवरेट्स भी नजर आ रही है मुझे जिस टीम। तरह उमर अकमल वहाँ चला गया, उमर अकमल मैच चेंजर है। देखें, चाहे उसकी फॉर्म लगी हो या ना लगी हो, रोंके के लिए भी हम यही बात कर रहे हैं। कल उसने जो 27 रन करे, उसने मैच को एकदम बना क्या दिया, और क्या मजे के 27 रन पे। मतलब एकदम बना दिया। तो मैच विनर हमेशा मैच विनर ही होता है। अब शायद अहमद शहजाद भी कोयटा में ही है, लेकिन हो सकता है टॉस मैटर कर जाए, टॉस मैटर करे, मेरा ख्याल है। और मैं पेशावर के साथ इसलिए जाऊंगा क्योंकि आपको पता है वहाँ पे कौन है, यूनुस खान। लेकिन वहाँ मिसबा भी है। इस पे आप खामोशी इख्तियार की आपने, मिसबा का नाम आपने। मुझे और आप यूनुस खान की वजह से जा रहे हैं पेशावर ज़ल्मी के साथ, ये इसलिए जाएंगे वहाँ इमाम आ गया। अब इमाम के तो ये फैन है। वो तो आने ये तो कोयटा को छोड़ ही नहीं सकता। नहीं, इमाम कोयटा ने तो इससे दुबई का विजिट कराया, कोयटा ही बोलेगा। देखिए, इमाम ने तो आना था, बाकी मैं दूसरी बात करूंगा नहीं। वो तो दूसरों ने तो आना ही नहीं था, सिर्फ उसी ने आना था। देखिए, बात ये है कि जिस तरीके से कोयटा हर पीएसएल में परफॉर्म कर रहा है, वो बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंसेस है। कप्तानी बड़ी अच्छी सरफराज कर रहे हैं और हर लड़का अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन जो पेशावर की टीम है, पेशावर की टीम में जो मैं सबसे ज़्यादा एज दूंगा वो कामरान अकमल की बैटिंग को दूंगा, क्योंकि उसने जिस तरीके से लास्ट ईयर वेरी ट्रू में परफॉर्म किया है, एवरी सीजन पेशावर को ऊपर लाने में उसका बहुत बड़ा हाथ है। फिर बिल्कुल। ओके, लास्ट मिनट है, फाइनल थॉट्स, वक्त कम है। कराची और मुल्तान सुल्तान, इन सब ने मुल्तान बोला है तो मैंने कराची, I'll go with कराची। एंड दूसरे मैच पे I'll go with यूनुस। पेशावर। देखो, मैं चेंज कर नहीं सकता क्योंकि कल मैंने कोयटा बोला था। तो कल आप नहीं, पहले वाले बासित भाई ने बोले ही इसीलिए क्योंकि बासित भाई को पता है। आप मुल्तान और कराची का बताएं। नहीं, चेंज कर नहीं सकता ना। मुल्तान बोला था, मुल्तान बोला है, और कोयटा बोला था। कोयटा बोला है। ठीक है जी, मेरे हिसाब से कराची किंग और कोयटा। हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेजबान नजीब अल हसनैन को इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।